17 सितंबर 2022 की रात करीब 10 बजे 19 साल की अंकिता भंडारी अपने दोस्त पुष्प को मैसेज भेजती हैं कि होटल इतना गंदा है कि मुझे डैश 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 बनाने पर तुले। मैं गरीब हूं तो क्या हुआ, 10,000 में बिक जाऊं। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यह शब्द अंकिता की आखिरी आवाज बन जाएगी। नमस्कार। उत्तराखंड के इस चर्चित हत्याकांड पर 2 साल 8 महीने बाद शुक्रवार को फैसला आया और तीनों दोषियों को कठोर उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इनमें बीजेपी के पूर्व मंत्री का एक बेटा पुलकित आर्य भी शामिल है। लेकिन इस फैसले को लेकर लोग अभी भी खुश नहीं हैं, क्योंकि ये इंसाफ अभी अधूरा लगता है। क्योंकि इन लोगों की मांग है कि इन सभी दोषियों को फांसी की सजा दी जाए और इनके साथ साथ उस वीआईपी के नाम का खुलासा भी चाहते हैं जिसकी वजह से अंकिता को जान से हाथ धोना पड़ा। 2.5 साल गुजर जाने के बाद ये फैसला आया और इस फैसले के आने के बाद इस जरा तस्वीर को देखिए। ये सौरभ चौधरी है, अंकिता मर्डर में एक मुख्य आरोपी, और ये कैसे मुस्कुरा रहा है। सजा मिलने के बाद, कठोर उम्र कैद की सजा मिलने के बाद भी ये मुस्कुरा रहा है। लेकिन उम्र कैद की सजा के बाद भी ये ऐसे मुस्कुरा रहे हैं जैसे उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। बहरहाल 2.5 साल गुजर जाने के बाद भी उस वीआईपी का आज तक पता नहीं चल पाया है। एसआईटी की 500 पेज की चार्जशीट में भी उस वीआईपी के नाम का खुलासा नहीं है। चार्जशीट में नाम तक नहीं है। वीआईपी के नाम के खुलासे के लिए सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच के लिए रिट भी दायर की गई, लेकिन उत्तराखंड सरकार है जिसने इस रिट का विरोध किया और आज वो वीआईपी रहस्य बना हुआ है। अंकिता के आखिरी बोल थे कि होटल इतना गंदा है कि मुझे डैश 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 बनाने पर तुला है। क्या मैं गरीब हूं तो 10,000 में बिक जाऊं। इन शब्दों में दर्द है, गुस्सा है, लेकिन साहस भी है। और यही साहस अंकिता को भारी पड़ा, क्योंकि कुछ दरिंदों को अंकिता का इनकार नागवार गुजरा और फिर जो हुआ उसने न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस वीडियो में जानेंगे कि अंकिता को इंसाफ मिला है या अधूरा इंसाफ मिला है। अंकिता पौड़ी जिले की डोब श्रीकोट गांव के एक गरीब परिवार से थी। उसके पिता वीरेंद्र भंडारी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। अंकिता होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रही थी, लेकिन कोविड के दौरान पैसों की तंगी की वजह से उसने ये कोर्स अधूरा छोड़ दिया। अंकिता को काम की तलाश थी। उसने काम की तलाश शुरू की और उसका एक दोस्त था पुष्प, जिसके जरिए उसको पता लगा कि ऋषिकेश में एक रिजॉर्ट में वैकेंसी है, रिसेप्शनिस्ट। अंकिता ने कोशिश की और उसे आसानी से रिसेप्शनिस्ट का काम मिल गया। 28 अगस्त 2022 से उसने ऋषिकेश के वनतरा रिजॉर्ट में बतौर रिसेप्शनिस्ट काम शुरू किया। और जब अंकिता अपने गांव से जा रही थी तो उसने अपने माता पिता से वादा किया कि पहली सैलरी से घर का सामान लाऊंगी, लेकिन ये वादा कभी पूरा नहीं हो पाया। पहली सैलरी मिलने से पहले ही अंकिता 18 सितंबर की रात रिजॉर्ट से गायब हो गई। अगले दिन अंकिता की कोई खबर नहीं मिली तो पिता ने रिजॉर्ट पहुंचकर पूछताछ की। वहां से कुछ पता नहीं लगा तो पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। देखते ही देखते अंकिता के गायब होने की ये कहानी सोशल मीडिया पर फैल गई। अंकिता की तस्वीर वायरल हुई। लोगों को गड़बड़ लगा तो लोग सड़कों पर उतर आए और तब जाकर पुलिस प्रशासन की नींद ही ली। पुलिस प्रशासन जागा। रिजॉर्ट का मालिक बीजेपी के पूर्व मंत्री का बेटा था। नाम था पुलकित आर्य। उसने कहा कि अंकिता मानसिक तनाव से गुजर रही थी, इसलिए उसके दोस्त 18 सितंबर को अंकिता को ऋषिकेश घुमाने ले गए और शाम को सभी सकुशल वापस लौट आए। उसने ये भी कहा कि उस रात अंकिता यहीं थी, उन्होंने ही अंकिता को रात का खाना दिया था। लेकिन पुलिस ने जब रिजॉर्ट के कर्मचारियों से पूछताछ की तो पता चला कि अंकिता 19 सितंबर को रिजॉर्ट मालिक पुलकित, मैनेजर सौरभ और अंकित के साथ बाहर गई थी। लेकिन ये तीनों वापस लौटे, इनके साथ अंकिता नहीं लौटी। सड़कों पर लगे सीसीटीवी फुटेज में ये बात वेरीफाई हो गई, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाई तो इन दरिंदों की कहानी खुल गई। पुलकित आर्य जो कि रिजॉर्ट का मालिक था, वो पूर्व मंत्री विनोद आर्य का बेटा भी था। उसके रिजॉर्ट में मैनेजर सौरभ और अंकित दोनों काम करते थे। ये लोग रिजॉर्ट में
वीआईपी गेस्ट को स्पेशल सर्विस देने का काम करते थे, यानी कि वहां उन वीआईपी गेस्ट को सेक्स के लिए पूरा इंतजाम करते थे, जिसका दबाव उन्होंने अंकिता पर भी डाला। लेकिन अंकिता ने साफ इनकार कर दिया और नौकरी छोड़ने की बात कही। वो समझ गई कि यहाँ सिर्फ नौकरी नहीं होती, यहाँ कुछ और भी होता है, इंसानियत की भी बोली लगती है। लिहाजा 17 और 18 सितंबर को इतनी दुखी हुई कि उसने अपने दोस्त पुष्प, जिसके जरिए उसको ये पता चला था कि यहाँ नौकरी है, उसको सब कुछ बता दिया। अंकिता के इनकार के बाद पुलकित को डर लगने लगा कि रिजॉर्ट में होने वाली उसकी काली कारगुजारियों का भांडा फोड़ सकती है। तो फिर तीनों ने मिलकर अंकिता को रास्ते से हटाने का प्लान किया। प्लान के मुताबिक करीब 6 बजे पुलकित ने अंकिता से कहा कि रिजॉर्ट के काम से ऋषिकेश जाना है। उसके बाद अंकिता को उन्होंने एक गाड़ी में बिठाया और ऋषिकेश की ओर चीला नहर की तरफ चल दिए। रात करीब 8 से 9 बजे के बीच गाड़ी चीला नहर के आसपास एक सुनसान जगह पर रुकी। यहाँ तीनों ने अंकिता पर हमला किया और उसे धक्का देकर नहर में फेंक दिया। उसके साथ उसका फोन भी फेंक दिया, जिससे उसकी डूबने से मौत हो गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक अंकिता के शरीर पर चोट के निशान भी मिले, जिससे पता चलता है कि धक्का देने से पहले अंकिता को शारीरिक रूप से भी प्रताड़ित किया गया था। इसके बाद तीनों आरोपी रिजॉर्ट लौटे। उन्होंने अपने कपड़े बदले और गाड़ी को साफ किया ताकि कोई सबूत न रहे। रात में आरोपियों ने नॉर्मल बिहेव किया, जिससे किसी को शक न हो। लेकिन विवेक आर्य जैसे कुछ कर्मचारियों को अंकिता की गैर मौजूदगी पर संदेह हो गया। वहीं अंकिता मर्डर केस में सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब अंकिता का जम्मू में रहने वाला दोस्त पुष्प, जिसने हत्या से पहले 17 और 18 सितंबर को चैट की थी, उसने वो चैट पुलिस और पत्रकारों को दिखाई, जिससे इस वारदात में सेक्सुअल अब्यूज का खुलासा हुआ। 5 दिन बाद 24 सितंबर को अंकिता की लाश चीला नहर से मिली। उसका गला घुटा हुआ था, शरीर पर चोट के निशान थे। इसके बाद पुलकित, सौरभ और अंकित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तीनों से कड़ी पूछताछ हुई, जिसके बाद ये तीनों टूट गए और इन्होंने हत्या की बात कबूल कर ली। क्योंकि यह मामला हाई प्रोफाइल था, तो आरोपियों को बचाने की कोशिशें भी तेज हुई। इस दौरान रातों रात रिजॉर्ट में आगजनी की गई, बुलडोजर चलाया गया और वहां मौजूद तमाम सबूत मिटाने की कोशिशें भी हुई। और इन सब में बीजेपी की एक महिला विधायक है रेणु बिष्ट, जो काफी एक्टिव दिखी, जिससे लोग नाराज हो गए और लोगों ने नाराजगी में रेणु बिष्ट की गाड़ी पर तोड़फोड़ भी की। लोगों के गुस्से से पहाड़ उबल गया, हर जगह धरने प्रदर्शन होने लगे। तो बीजेपी नेताओं ने राजनीतिक दबाव में पुलकित के पूरे परिवार को पार्टी से निकाल दिया। फिर इस मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई, जिसने 500 पन्नों की चार्जशीट तैयार की। लेकिन इस चार्जशीट में उस वीआईपी का नाम का खुलासा नहीं हुआ, जिसके लिए अंकिता को एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए कहा जा रहा था। कभी कभी सवाल यह भी उठता है कि कहीं उसी वीआईपी को बचाने के लिए रिजॉर्ट तो नहीं तोड़ा गया। वीआईपी की पहचान बेनकाब करने के लिए सीबीआई जांच की मांग भी लोगों ने की, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में रिट तक दायर की। लेकिन उत्तराखंड की सरकार ने इस मांग का ही विरोध कर दिया, जिसकी वजह से ये जांच नहीं हो पाई। खैर, 97 गवाह बनाए गए, लेकिन सिर्फ 47 गवाह ही गवाही देने पहुंचे। 28 मार्च 2023 से कोर्ट में केस चलना शुरू हुआ। कई बार सरकारी वकील बदले, लेकिन पिता ने हिम्मत नहीं हारी। 2 साल 8 महीने की लड़ाई के बाद 30 मई 2025 को कोर्ट का फैसला आया। 30 मई को कोटद्वार की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जज रीना नेगी ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया। तीनों को कठोर उम्र कैद की सजा दी गई, साथ ही 50-50 हजार रुपये का जुर्माना दिया। लेकिन कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं होती, ये तो सिर्फ इंटरवल है, क्योंकि अभी आरोपी सजा में राहत पाने के लिए हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। जबकि अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र सिंह ने बेटी के हत्यारों को फांसी देने की मांग की है, और ऐसे में हो सकता है वो भी हाई कोर्ट की तरफ रुख करें। ऐसे में सवाल उठना लाजमी ही है कि अंकिता को क्या सच में इंसाफ मिला है, या फिर अधूरे इंसाफ के साथ ही अंकिता की कहानी पहाड़ों में गुम हो जाएगी। नमस्कार।